सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेक्चर 2 में, है ना। यहाँ पे हम कर रहे हैं रेलवे स्पेशल मैथ और ये टारगेट करता है एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी को। अगर आप इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। और यहाँ पे हम जो है 30 क्वेश्चन सर्च करेंगे और इसके थ्रू जितने भी कंसेप्ट बनते हैं ना, सभी चैप्टर, जितने भी 20-22 चैप्टर होते हैं आपके, सभी से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा रखे हैं। और इसका सोर्स है आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी के लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है आपको मैं स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा आज का। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया था ये। और यहाँ पे आपको मैं स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो ज्योमेट्री से हो, चाहे वो मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से हो, और बहुत सारे चीज़ें, स्टेटिस्टिक्स, डीआई या डिस्काउंट हो गया, या टीएसडी हो गया, अलजेब्रा हो गया, मतलब माध्यमादक, बहुलक, सभी प्रकार के आपको। और ये जो है मैं जब कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ना, तो यहीं से क्वेश्चंस आपको मॉक में देखने को मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लास लंबी हो सकती है 1.5, या आप जो है 2x पे इसे जो है ले सकते हैं क्लास को। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% और वार्षिक ब्याज की दर पे, और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पे तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसने तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय जो है 820 है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिए ये बोल रहे हैं ना कि उस आदमी के पास कुछ पूंजी रही होगी, हमें नहीं पता है क्या पूंजी है। तो उसका 1/2 भाग उसने 5% पे निवेश किया, 1/3 भाग 8% पे, और जो शेष बचा इतना निवेश करने के बाद उसने 10% पे निवेश कर दिया। और बोल रहा है कि भाई एक वर्ष के बाद उसे जो है इतना प्राप्त होता है। तो चलिए बेसिक सा क्वेश्चन है। और जब भी आपको बोलता है ना कि भाई इतना भाग दे रखा है, या इतना भाग या बटा में फ्रैक्शन दे रखा है ना, कभी भी आपको वैल्यू मानना हो ना, तो इनका जो है ना, आप जो देख रहे हैं हर में डिनोमिनेटर में 2-3 है ना, इसका एलसीएम ले लीजिए। मैं बोल क्या रहा हूँ आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको देता है कि इतना भाग है और इतना भाग है, तो इसका जो है ना डिनोमिनेटर वाला चीज़ को एलसीएम मान लीजिए। यहाँ जैसे कि हम मानते हैं कि इसका कैपिटल जो था 6 था, तो अब हमने मान लिया। तो देखिए गेम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता, क्योंकि 6 का मल्टीपल हम चेक करते लास्ट में तो हमारा यही आंसर आया। लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है, देखना है कि 6 का मल्टीपल कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, ये आंसर हो गया, लगा के भाग सकते थे अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो तो। लेकिन हम यहाँ पे 6 मानते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि 1/2 भाग जो कि 3 हो गया, इसका 1/2 करेंगे 3 हो जाएगा, और इसका जो है 5% परसेंट जो है 100 आ जाएगा, प्लस और 1/3 भाग इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो है 8% पे निवेश किया है इसने, और जो बचा हुआ शेष भाग है, शेष हिस्सा यहाँ पे देख रहे हैं, वो 10% पे, यानी कितना बचा अभी, हमने 3 निवेश कर दिया, 2 निवेश कर, 3 2 5 निवेश कर दिया, एक हमारा बचा हुआ शेष है, और ये जो है 10% पे निवेश कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और टोटल निवेश करने के बाद इतना, टोटल इसके पास बन कितना रहा है, 820 बन रहा है। सिंपल सी बात है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 100 हो जाएगा, और पचती 15 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 820 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जोड़ेंगे 15 16 31 10 41, और ये जो आपको बराबर है 820, ये 100 को ऊपर भेज देंगे, ये चला जाएगा ये। तो ये देख सकते हैं कि एक का वैल्यू कितना निकल गया, 8241, है ना। आपको इतना करना नहीं होता है, मैं बस बता रहा हूँ, इतना स्टेप बाई स्टेप कटिंग जितना करेंगे आपको उतना। तो ये एक का वैल्यू निकल गया। हमने कैपिटल माना कितना था, उसकी कुल निवेशित पूंजी हमने 6 मान रखी थी। अगर 6 को 2000 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये बन गया 12,000। तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमें कोई मतलब नहीं है परिवृत्त क्या होते हैं क्या नहीं होता है, हम अभी पूरा कंसेप्ट देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती है इसमें, सभी चीज़ें। और यहाँ से आपका समबाहु त्रिभुज खत्म हो जाएगा, मतलब आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर पाएंगे समबाहु त्रिभुज से। तो चलिए हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो आप जो है ना एक कॉपी लेके बैठा कीजिए और सभी चीज़ें नोट करते रहिए। समबाहु त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक
ए बी सी है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो है सभी बराबर होती हैं और सभी कोण इसके 60 डिग्री के होते हैं, मतलब ये भी बराबर होते हैं। 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा। सम बाहु आपको पता ही चल रहा है, सभी जो भुजाएं हैं बराबर होंगी। मतलब ये ए है तो ये ए है, ये भी ए है। तो आपको मैं इसका परिमाप बताना चाहूँगा कि इसका परिमाप हो जाएगा आपका 3a हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² हो जाता है। अगर हम इसमें एक ऊंचाई डाल दें तो ऊंचाई इसका क्या होगा, ऊंचाई ये होगा, और ऊंचाई हम इसका AD मान लेते हैं, AD मान लेते हैं कि ऊंचाई हो गया। और देखिए ऊंचाई जो है ना, अगर आप ऊंचाई की बात करें तो ये जो है मीडियन होती है, और ये जो है इनको जो है दो भागों में बांटती है। मतलब ये आपने a माना था ना, तो ये a/2 हो जाएगा, a/2। मतलब अगर आपने इसको 4 माना होता तो ये 2 हो जाता, ये 2 हो जाता, अगर यहाँ पे जो है आपका ऊंचाई होता तो ये ऊंचाई जो है ना, ये आपको 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बनाएगा। और ये ऊंचाई जो है ना आपका जो है एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, जो ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो है 60 है तो इधर 30 हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो आपको क्या समझने में मिला कि AD जो है ना, AD जो है ये आपका माध्यिका भी है, माध्यिका भी है, माध्यिका जो कि आपको BC को दो बराबर भागों में बांट रही है। और AD जो है ऊंचाई भी है, AD जो है लंब समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक देख लीजिएगा। और बोले तो AD जो है ना आपका सभी चीज़ें होगी ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें AD जो कि ऊंचाई है तो √3/2a हो जाएगा ना। और अगर हम बात करें अब इसमें अंतः त्रिज्या की, तो अंतः त्रिज्या जो कि इन रेडियस बोलते हैं, छोटा r से दर्शाते हैं, तो a/2√3 हो जाता है इसका फॉर्मूला। ए जो कि भुजा है, हमने ए सबको भुजा मान रखा है ना, ए भुजा है ना। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या हो गया। और क्या होता है, एक परित्रिज्या होती है जो कि हमें पूछ रखा है, परित्रिज्या r बराबर सरकम रेडियस बोलते हैं ना, a/√3। देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए जो बड़ी वाली होती है ना, बड़ी वाली वैल्यू कौन होती है, अगर आप फ्रैक्शन को देखेंगे तो फ्रैक्शन में बड़ी वैल्यू वो होती है जिसका हर छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 है और 4/1 है, इसका हर जो है छोटा है, तो ये जो है बड़ी वैल्यू है। इसका हर बड़ा है तो ये जो है 2 2 के 4, ये छोटी वैल्यू है। तो देख लीजिए कि जो बड़ा होगा ना तो वो परित्रिज्या होगा, और जो छोटा होगा वो जो है अंतः त्रिज्या होगा। छोटा ये है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू है 2√3 है, और यहाँ पे केवल √3 ही है। तो आप समझ चुके होंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ से आपका खत्म हो जाता है, पूरा समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पे AD पे आपको देखने को मिल जाएंगे इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो ये बात की बातें हम बाद में देखेंगे। बाकी अभी हमें पूछ रहा है कि परित्रिज्या क्या है। तो परित्रिज्या क्या है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है कि √3 है, और ये यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है। फॉर्मूला ये हम पुट करेंगे, ए बराबर क्या है, ए बराबर √3 है, और यहाँ पे √3 है, तो आपका सिंपल सी आ गया कि 1 आ गया ना। तो ये सभी चीज़ें आप नोट कर लीजिए ना। यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिलें बेचता है तो लाभ प्रतिशत। देखिए ऐसे सवालों को करना है ना, तो आप पहले लिख लीजिए कि भाई ये CP है और ये SP है, क्योंकि ये खरीद रहा है और यहाँ पे बेच रहा है। तो आपको क्या लिखना है, रुपए को जो है, रुपया जो है ऊपर रखना है और सामान को जो है नीचे रखना है। रुपया जो है ऊपर रखना है, सामान जो है नीचे रखना है ना। ऐसे लिख लीजिए अपने कॉपी में। तो रुपया कितना है, यहाँ पे 5 रुपया है, सामान कितना है 6 है, यहाँ पे रुपया कितना है 6 है, सामान कितना है 5। हम रेशियो बना रहे हैं। अगर आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 50 25 आ जाएगा, 50 आगे 36 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि अब कितना आपका हो रहा है प्रॉफिट। ये CP था ना और ये SP था, तो आपको जो है 11 प्रॉफिट हो रहा है। 11 प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 11 प्रॉफिट 25 पे हो रहा है। तो 100
जो है परसेंटेज निकालेंगे 25 चौका, तो आपका जो है 44 आ गया। बेसिक सा क्वेश्चन था बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कारों जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर हैं, तो देखे जाने पर अवनमन कोण जो है अल्फा एंड बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा बड़ा है बीटा से, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दे रखा है 10 अल्फा बराबर √3 और 10 बीटा बराबर 1/√3। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि 10 अल्फा जो √3 के जो है 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और 10 बीटा जो 1/√3 दे रखा है ये 30 डिग्री है। ये तो पता ही होगा आपको। बाकी चलिए हम बनाते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये एक मीनार है आपका, और ये जो इसके पास रहता है ना, जितना पास रहेगा वो बड़ा वैल्यू रहेगा, और जितना दूर रहेगा वो छोटा वैल्यू रहेगा। कोण में, एंगल में बता रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने सिमिलर क्वेश्चन करा रखा है प्रीवियस लेक्चर 1 में। ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये जो है 60 डिग्री हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है कि ये 2 होगा इसका रेशियो, और इसका 1 होगा, इसका √3 होगा। तो ये आपको याद कर लेना है। ये बहुत वैल्यू रिपीट होती है 60 और 30 वाला। तो बोल रहा है कि भाई ये जो थी ना एक दूसरे से, ये कार एक यहाँ पे थी कार, ये एक यहाँ पे कार थी, एक यहाँ पे थी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 120 मीटर थी। 120 मीटर थी। लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो में 2 दे रखा है। कितना गुना है ये 60 गुना है। तो हमें क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 गुना है, तो यहाँ पे भी 60 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 गुना यानी 60√3 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, और सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया है ऐसा ही, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 प्राप्त करना। ओके, हम इस 780 प्राप्त करेंगे तो हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। ओके, तो सोनल को 728 अंक मिले, वह 5% से अनुत्तीर्ण घोषित हो जाती है। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल अंक कितने प्राप्त कर सकता है? तो देख सकते हैं कि अधिकतम अंक पूछा है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है ये ना। देखिए आपको चाहिए कितना? 780 चाहिए पास होने के लिए, लेकिन उसे मिले कितना? 728 मिला, और 5% से फेल हो गई। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि भाई जो 728 मिला है ये तो मिला ही है, और जो फेल हो रही है 5% से, इसको जोड़ देंगे तो क्या ये यहाँ पे नहीं पहुँच जाएगी 780 के पास? जो बिल्कुल पहुँच जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज को एक तरफ रख लेते हैं और इसे जो है भेज देते हैं उधर की ओर 728। तो ये आपका 5% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पे अगर बात करें 5 तो 52 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है उत्तीर्ण? तो अधिकतम अंक होता है 100%, आपको पता होगा 100% होता है। अधिकतम अंक कितना होता है? आपको परीक्षा में देने जाते हैं तो भाई 500 होता है, तो वो अपने आप में 100% होता है कि भाई मैंने 100% प्राप्त कर लिया, है ना। 500 अगर प्राप्त कर लेते हैं अपने परीक्षा में, अगर बोर्ड का एग्जाम होता है कोई भी होता है, तो वो 100% कितना होता है? 500 मार्क्स होते हैं, और जो भी मार्क्स हों आपके टोटल वो 100% होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 20 गुना हो रहा है, और यहाँ पे 20 गुना करेंगे तो 52 104, देख रहे हैं कि ये हो जाएगा आपको कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है आपका माध्यिका और बहुलक से। तो चलिए देखते हैं इसे। किसी निश्चित अवलोकन के माध्य और बहुलक के बीच का अंतर जो है 69 है। तो माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले ना आपको 2 फॉर्मूले मैं नोट करवाऊंगे यहाँ पे। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि आपको जब मोड और मीडियन और मीन क्वेश्चन में किसी का 2 का वैल्यू दे रखा हो, एक्स वाई मान के चलिए इसका दे रखा है, इसका मिसिंग है, या मान के चलिए इसका मिसिंग है, इसका दे रखा है, मतलब किसी 2 वैल्यू का मान दे रखा हो, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा मैं आपको बताता हूँ। आप जो है इसे नोट कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका फॉर्मूला लगेगा कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
तो ये याद कैसे होगा? देखिए मोड बराबर तो आप याद कर लेंगे, लेकिन अब 3 किस में आएगा, 2 किस में आएगा, ये कैसे याद करेंगे? देखिए मीडियन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, बड़ा लग रहा है, तो बड़ा जो है 3, बड़ा वाले के साथ आएगा 3 और छोटा वाले के साथ 2 आएगा और माइनस में रहेगा, अगर ये छोटा है तो माइनस में है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए जो कि इसके लिए बता रहा हूँ मैं, मीन लिख लीजिए। यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा मोड, और फिर यहाँ पे 3 इंटू मीन लिखेंगे, फिर मीडियन लिखेंगे, है ना, मीडियन है। तो ये कैसे याद करेंगे आप? देखिए पहले तो मीन मीन लिख लीजिए, मीन मीन लिख लीजिए, बीच में बराबर दे दीजिए, यहाँ पे मोड होगा माइनस में और यहाँ पे मीडियन होगा और इधर आपका 3 आ जाएगा। आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद आ रहा है तो भाई 2-4 बार लिख लीजिए, क्या दिक्कत है इससे? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? किसी निश्चित अवलोकन के माध्य और बहुलक के बीच का अंतर, माध्य और बहुलक के बीच का अंतर, मीन माइनस मोड। अंतर जो है आपको जो है 69 दे रखा है, 69 दे रखा है। तो माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? माध्य मीन और मीडियन के बीच का अंतर पूछ रहा है, क्या आप बना सकते हैं? जी बिल्कुल। आप बताएंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जी बिल्कुल, हमें ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 69 दे रखा है और यहाँ पे आपको जो है ये वाला वैल्यू निकालना है, मीन माइनस मीडियन। तो हम मान लेते हैं कि भाई ये हमें निकालना है, तो आपका जो है आंसर आ गया 23, है ना, 23 आंसर आ गया, ये वाला होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे DI का आ गया क्वेश्चन। पाई चार्ट, देखिए कभी भी पाई चार्ट आता है ना, तो ये जो कि 100% आपका दिया होता है, और जब भी आपका 100% का वैल्यू आए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2021 के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान से बेचे गए विभिन्न उत्पादों के प्रतिशत को दर्शाता है। वर्ष 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है, और जो है चार्ट का अध्ययन करें, जो पूछा गया उत्तर दे। देखिए ये यहाँ पे जो दे रखा है ना, उस दुकान से बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, यहाँ पे जो है ना, ये जो पाई चार्ट दे रखा है, ये दुकानों से बेचे गए जो 100% सामान है, जो कि यहाँ पे बता रखा है डेटा में 16,800 है। 100% का वैल्यू कितना है? 16,800। पहले आप इसे 1 का वैल्यू बना लीजिए, यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी 0 से 0 कट जाएगी। ये इसलिए कर रहे हैं कि बार बार आपको जो है ना चीज़ें करनी नहीं पड़ती है, कि बार बार आप 100% निकाल रहे हैं उसका, ऐसे कर रहे हैं। इसलिए आप 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। जब भी आपको मान के चलिए निकालना होगा 14%, तो आप इसमें 14 से गुणा कर देंगे डायरेक्टली। तो हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो बस आपको बताने के लिए मैंने किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन है 2021 के दौरान उस दुकान से बेचे गए पंखों की संख्या बेचे गए तंदूर की संख्या से कितनी अधिक थी? तो पंखा यहाँ पे है और तंदूर यहाँ पे है, देख सकते हैं कि 20% है। तो यहाँ पे आप जो है इसका गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16। आप जो है ऑप्शन देखते चलिए, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी हम कर दे रहे हैं 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13 और 2 1 3, 3360 बन गया आपका, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि शेष समानुपात में हो? देखिए जब भी आपका छोटा वैल्यू दिखे ना, तो आप क्या कीजिए कि ऑप्शन में से घटा लीजिए। देखिए ऐसे लिखिए इसको, 23 बट्टा में 40 लिख लीजिए, बराबर में हमें देखना है, कंपेयर करना है क्या ये बराबर वैल्यू मिल जाएंगे। अगर देखिए अगर हम 4 घटाते हैं, सब में 4 घटाते हैं, यही ना पूछ रहा है कि क्या घटाएंगे कि ये समानुपाती हो जाएगी, तो क्या हमें मिल जाएगा? 19 मिल रहा है, और यहाँ पे 36 मिल रहा है, और यहाँ पे 53 मिल रहा है, यहाँ पे जो है 104 मिल रहा है। जी बिल्कुल बराबर नहीं है, ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो है फिर से लेंगे, 2 को चेक करेंगे, 23 माइनस 2, 40 माइनस 2, 57 माइनस 2, 108 माइनस 2, तो यहाँ पे 21 आ रहा है, 38 आ रहा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आपको देखने को मिल रहा है 55, और यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है 106। तो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई बराबर ही नहीं है, ये भी नहीं होगा हमारा।
तो यहाँ पे अगर हम करते हैं, अगर 8 होगा तो ठीक है, नहीं तो 6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये देखिए काफ़ी आपका जो है लेंदी पड़ गया ना मेथड, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे करने इसे। 57 - 8 108 - 8, तो आप जो है देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 49 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये भी नहीं फॉलो करे, इसका मतलब ये है। तो हम इसको चेक करा देते हैं आपको कि देखिए 23 - 6 और 40 - 6, 57 - 6, 108 - 6। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो 17 हो जाएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे 51 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 102 हो जाएगा। देख सकते हैं कि 17 दूनी 34, 51 दूनी ये, तो 1/2 इधर भी आ रहा है, 1/2, तो यही सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हमें भाई ये देख सकते हैं कि लेंदी हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है ना कि बोलता है कि क्या घटाना चाहिए कि समानुपात में हो जाए, तो आपको सबसे पहले इन सभी संख्या को लिख लेना है 57 60, और ये जो है दोनों को लेना है, और फिर ये दोनों को लेना है, इसका अंतर देख लेना है आपको। तो 17 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 5, और जो इनका रेशियो बन रहा है ना, तो इसे घटा देना है आपको। जितना कट रहा है ना आपको उतना घटा लेना है। और क्या करना है आपको कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इससे गुणा होगा, और ये वाला इससे गुणा होगा। अब हमें अंतर देखना है। 23 - 69, कोई भी जो बड़ा वैल्यू है ना उसी में से घटाइएगा, जैसे कि 69 है, 57 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा। तो कितना हुआ, 12 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। देख सकते हैं कितना इजीली हमने निकाल लिया ना। बाकी तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो ये देख सकते हैं कि आपको दे रखा है कुछ डेटा, और ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर एक्स का मान। तो देखिए बेसिक सी क्वेश्चन है कि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पढ़ रखा होगा ना, फॉर्मूला इसका ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम मान लेते हैं कि ये भाई ए है और ये बी है, तो यही है ए स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी कर देंगे इसका। ये मान के चलिए ये दे रखा है ना 100, कितना है 2 2 4 है ना, 10,000 एक्स। और अगर हम एक बार इसको जोड़ देते हैं 18 को, इसे हटा लेते हैं पहले, और एक बार हम इसे घटा लेते हैं 99 82 18। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 10, 8 1 9 1 10, 10 और 10, ये आ गया। बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये तो आ गया। अब जो भी ये एक्स आएगा ना तो यहीं आएगा, ये वाला आएगा, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर करते हैं तो 4, तो देख सकते हैं कि 4 इसी में आ रहा है। बाकी हम कर लेते हैं 4, और ये 7 हो गया, तो ये 6 हो गया, और 99 4000। देख सकते हैं कि यही है, क्योंकि आपको तो 10,000 तो मिल गया, और इसमें गुणा हो रहा था, तो ये एक्स की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे देखिए कि 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 है। देखिए जब भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ मतलब छूट देने के बाद उसके लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका सीपी और एमपी का रेशियो बनेगा। यहाँ पे सीपी लिख लीजिए, यहाँ पे एमपी लिख लीजिए। और सीपी में क्या होगा कि 100 तो दोनों में रहेगा, लेकिन जो छूट है ना वो सीपी में से घटेगा, और जो लाभ है ना या हानि ये यहाँ पे आएगा। क्या बोल रहे हैं 20%। तो ये रेशियो बन गया 85, और ये रेशियो बन गया 120। जितना कट रहा है कटा लेते हैं, 5 से कटेगा 17 5 85, 5 से कटेगा 24। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको क्रयमूल्य दे रखा है भाई यहाँ पे, लेकिन रेशियो में आपका जो है 17 है, तो 153 कितने गुना है ये 17 9 होता है ना, हाँ 9। और इससे कर देंगे, हमें क्या पूछ रखा है, अंकित मूल्य पूछ रखा है ना, कि एक दुकानदार के लिए वस्तु का कितना अंकित मूल्य, हाँ अंकित मूल्य पूछ रखा है 9। तो 24 9 कितना होता है, 24 9 9 चौके 36, 216 होता है आई थिंक। तो 216 हो जाएगा। आप चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को करना है आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में
5 सेकंड का समय लगाती है तो रेलगाड़ी। तो चलिए खंभा वगैरह को साइड करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए ये जो है आपका पटरी है, हमें पटरी से भी कोई मतलब है नहीं, और ये जो है आपका जो है रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी को बनाते हैं हम। ये जो है आपका रेलगाड़ी चल रही है, और ये रेलगाड़ी चल रही है तो ये एक यहाँ पे आपको खंभा है या आपको एक आदमी है। जब ये रेलगाड़ी एक खंभे और आदमी को पार करती है ना, तो मान के चलते हैं इसका एल जो है लंबाई है रेलगाड़ी का, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, तो ये अपनी लंबाई ही ट्रेवल करती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जब भी किसी खंभे और किसी आदमी या कुछ ऐसा वस्तु जो है ना जो कि बहुत छोटा है उसको पार करेगी तो वो अपनी लंबाई को पार करेगी। अब देखते हैं हम सेकंड केस, यहाँ पे सेकंड केस देख लेते हैं। ये जो है एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी जो है ना ये एक प्लेटफॉर्म है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की लंबाई p है और इसका हमने l मान रखा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करती है, तो वो करेगी अपनी दूरी और प्लस में प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी, ये जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे आपने दो कंसेप्ट जान लिया, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट को ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, बाद में हम देख लेंगे और सारे कंसेप्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि 90 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करती है तो 5 सेकंड का समय लगता है। तो लंबाई जो पार कर रही है तो वो तो अपनी ही दूरी पार कर रही है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपको, दूरी बराबर चाल गुणे चाल कितना है 90, और सभी चीज़ें मीटर सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे चाल को, तो 5/18 से गुणा करेंगे, और चाल गुणे समय कितना है आपको 5 है, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 50 × 25 = 125 हो जाएगा आपका लंबाई ट्रेन की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कुछ डेटा दे रखा है और जिसको पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं। नीचे दिए गए एक वर्ष की किस जोड़ी में योग्य उम्मीदवारों को प्रतिशत के कम अंतर था, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप करते हैं तो ये दे रखा है कुछ ना, यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है। तो अगर हम देखते हैं 2003 और 2004 को, 2003-4 किधर है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 59 है और यहाँ पे 60 है, तो मुझे लगता है कि यहीं होगा, प्रतिशत तो यहीं पे कम है। आप देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, बाकी सभी जगह पे गैप बहुत ज़्यादा है। तो आप जो है क्या बोल रखा है 2003 और 4 मार के लगा के चले जाइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ये देख सकते हैं कि RPF कांस्टेबल में आया हुआ था, और ये देख सकते हैं कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको कुछ डेटा दे रखा है और b का मान पूछ रखा है। तो देखिए चलिए चलते हैं यहाँ पे 3√5 - 5 3√5 + 5 बराबर a + b√5। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, बोल रहा है कि b का मान ज्ञात कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो है रेशनलाइज करना पड़ता है, मतलब इसका जो है ना प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा और आपको दोनों ऊपर नीचे गुणा करना है, -3√5 - 5। तो आप जब करेंगे तो आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे तो ये स्क्वायर बना देगा, ये स्क्वायर बना देगा, और ये जो है a² - b²। आपको पता होगा कि a² - b² खोलते हैं तो a + b आता है और a - b आता है। तो a² करेंगे तो 3 का 9 और रूट हट जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस करेंगे तो 50 × 25 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे a + b√5 ऐसे रहने दीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब आप इसे ओपन करेंगे 3 का 9 5 × 45, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 50 × 25 आपका हो जाएगा, और -2a भी होता है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2ab। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2ab, मैं ये बोल रहा हूँ, 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30 √5, है ना, आपको देखने को मिल गया। और यहाँ पे करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये
हम देख लेंगे बाद में ये जो भी लिखा है मामला। अभी हम करते हैं भाई, इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 4 2 6 1 7 हो गया, और 30√5 हो गया, और बटा में 20 है। और ये जो बटा में 20 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जगह की कमी पड़ रही है, इसको हम जो है यहाँ पे लिखते हैं। क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि 70/20 लिख सकते हैं, माइनस 30/5 लिख सकते हैं, और 20 लिख सकते हैं। हम 0 से 0 कटा देते हैं, 0 से 0 कटा देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे जो भी मामला दे रखा है आपका, √5 दे रखा है, √5 तो यहाँ पे आया, यहाँ पे √5 आया है, और ये जो है b का वैल्यू हो गया, और ये b का वैल्यू -3/2 हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो गया? -3/2 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो देखिए, ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक लाइन में ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई धनराशि है, कोई धनराशि होगी, 20% वार्षिक स्वयं की दोगुनी, मान के चलिए वो धनराशि 1 होगी, जो कि प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, है ना, प्रिंसिपल बोलेंगे। और यहाँ पे जो है वो दोगुनी होगी, जो कि इसे हम अमाउंट बोलेंगे, और मिश्रधन बोलेंगे, अमाउंट आपको पता होगा। और बोल रहा है कि 20% वार्षिक दर लगा है इसमें ना, 20% लगा है। और यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि 1 से 2 हो रही है, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। एसआई जो है 1 मिल रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है कि भाई कितनी अवधि में, आपको समय पूछ रहा है। तो आपने एसआई बराबर पढ़ रखा हो PRT/100, ये पढ़ रखा होगा। तो आपको जो है ना, कभी कभी दर पूछ लेता है, कभी कभी आपको टाइम पूछ लिया, तो ऐसे ही आपको पूछता रहेगा। बाकी आपको जो है चीज़ें ऐसे ही बनानी है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, एसआई की जगह पे 1 रखेंगे, पी की जगह पे 1 रखेंगे, आर कितना है आपको? 20% है, टी नहीं पता है आपको, टी ज्ञात करना है। 100 20 बचे 100 हो जाएगा, यानी टी बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो आपको यही ऐसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी नल, देखिए आपको पहले एफिशिएंसी निकालना होगा। ए है, बी है, सी है, सभी नल हैं। ये 6 घंटे में भर रहा है, ये 8 घंटे में भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो इसे माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपका 24 हो जाएगा कैपेसिटी जो है टैंक की, और यहाँ पे 4 हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी, 3 हो जाएगा इसकी, और 6 हो जाएगा, ये माइनस में रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं, यदि सभी नल खोल जाए टैंक कितने समय लेगा भरने में? तो देखिए, अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 24 तो रहेगा ही, इसकी कैपेसिटी है, और ये तीनों की एफिशिएंसी कितना होगा मिला कर? 4 3 7, ये माइनस का है तो 7 में से घटेगा, तो 24 घंटे ले लेंगे ये। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देख सकते हैं कि फिर से एक बहुलक और माध्यिका वाला स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया है। और यदि बंटन का बहुलक जो है 27 है और इसकी माध्यिका 35 है, तो बंटन का माध्य। तो चलिए आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, मुझे पता है, मैंने अभी जो फार्मूला बताया उसी पे है। मैंने बोला था कि कभी कभी बहुलक दे देता है और माध्यिका दे देता है, और आपसे माध्य पूछ लेता है, मतलब 2 चीज़ें दे रखा होता है और एक चीज़ पूछ लेता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा मोड वाला, मोड बराबर में 3 मीडियन -2 मोड। तो यहाँ पे क्या है, आपका बहुलक जो है 27 दे रखा है, और मीडियन जो है 35 दे रखा है, और मोड जो है आपसे पूछ रखा है। तो 27 हो गया, 35 से 105 हो जाता है, 2 मोड हो गया, और 105 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मोड को इधर ले आ देंगे, 105 -27 हो गया, और 2m 27 घटाएंगे तो कितना होगा, हो जाएगा। और यहाँ पे 9 7 2 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आपका जो है मीन पूछ रखा है ना, मीन बराबर 39 हो जाएगा, 39 दे रखा है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत जो है 53 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो 53 6 59 हो जाएगा। देखिए, आपको मैं यहाँ पे कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि कोई जो आपका जो दे रखा है कि आपको दे रखा है कि n संख्याओं का एवरेज जो है k है,
और मान के चलिए कि आपको प्रत्येक संख्या में जो n मैंने संख्या मान रखी है इसमें आपको कोई भी चेंज होगा। मान के चलिए हम यहाँ पे चेंज लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है 2 जोड़ा सभी संख्या में, ये सभी संख्याएं हैं, है ना, इसमें सभी संख्या में मैंने 2 जोड़ा, तो आपको जो है एवरेज जो मैंने के ले रखा है इसमें 2 जुड़ जाएगा। अगर मैंने n में जो है 2 से गुणा कर दिया तो k में 2 से गुणा हो जाएगा। मतलब जो है जो चीज़ें सभी संख्या में होगी वही क्रिया एवरेज में होगा। मान के चलिए हमने n में भाग दे दिया 2 से, तो इधर आपका k में भाग हो जाएगा। मतलब सभी संख्या में मैंने भाग दिया, इधर आपका एवरेज में भी भाग हो जाएगा। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे नोट कर लेना है कि जो क्रियाएं सभी संख्याएं में होंगी वो आपका एवरेज में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब एवरेज में वही चीज़ होगी। तो मैंने यही किया कि जो 53 था और सभी में 6 वृद्धि की जा रही थी, इसका मतलब 53 में 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि 76 और 38 का तृतीय अनुपाती एक है, तो देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था कि आपको जब भी तृतीय अनुपाती पूछा तो बी स्क्वायर, ये जो है ए है, ये जो है बी है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाए 38 कर लीजिए और 76, 38 दूनी 76, 2 19 आपका आंसर आ जाएगा। बाकी और सभी चीज़ें मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछ ले, ए बी सी कोई संख्या दे रखा हो तो बी सी बटा ए हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती। और क्या बोल रहा है कि शरद अपनी यात्रा जो है 8 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट एक होता है, एक कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है, यात्रा की कुल दूरी, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। शरद अपनी यात्रा जो है 8 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। आपको कुल दूरी ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक सेकेंड, कि ये आपका जो है कुछ डिस्टेंस है ना, और ये जो है यहाँ पे आधा दूरी है ये और आधा दूरी ये है ना। तो जब भी आपको बोले कि आधा दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी का मतलब क्या होगा, आधा दूरी तो हो गया और आधा दूरी जो है शेष दूरी, तो आधा ही तो बचा, आधा दूरी उसने चला, आधा दूरी यहाँ पे। जब भी आपका जो है डिस्टेंस बराबर हो, मान के चलिए यहाँ पे 4 चल रहा है, यहाँ पे 4 चल रहा है, यहाँ पे 8 चल रहा है, यहाँ पे भी 8 चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब बराबर बराबर चल रहा है, और आपका जो है स्पीड जो है डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, तो आपका जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि 2s1 s2 s1 प्लस s2। ये आप नोट कर लीजिए, है ना, ये आप नोट कर लीजिए कि आपका जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है कि 8 घंटे में वो दूरी तय करता है, हमें स्पीड निकल जाएगा तो हम दूरी निकाल देंगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो हमें एवरेज स्पीड चाहिए 2 90 30 90 30 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 30 चौका हो जाएगा, 2 दूनी का 45। आपको जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड मिल गया यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, 45 से 8 से गुणा कर देंगे। आपको पता है 45 को 180 होता है, तो 45 बटे 2 गुना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद जो है यदृच्छा निकाली जाती है तो उसके सफ़ेद न होने की प्रायिकता। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बटा में टोटल आउटकम। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है, फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो हमसे पूछता है कि हम जो चीज़ें करते हैं ना वो हमारे जो फेवर में हो, कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं कि ऐसी गेंदें जो हैं जो कि आपका सफ़ेद नहीं है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, 2 3। तो ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया कि हम जो है क्या चीज़ें फेवर कर रहे हैं। हम मतलब 2 काली गेंदें और 3 लाल गेंदें फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, आपका जितने भी गेंदे हैं, जैसे कि 6 2 8 3 11, ये जो है आपका टोटल आउटकम हो जाएगा। तो टोटल आउटकम आपका 11 आ गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यदि एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो उसे सफ़ेद न होने की प्रायिकता। भाई अगर वो गेंद हमने जो निकाली वो सफ़ेद नहीं है तो वो है कैसी, वो तो कैसी है, वो काली होगी और लाल होगी। तो काली और लाल कितनी है, 2 है और 3 है, 5 है।
तो ये फेवरेबल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 5/11। ये हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर व्यक्तियों के माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं कि ऊंचाई इतना इतना है और व्यक्तियों की संख्या इतनी इतनी है। तो आपको क्या करना है कि बस 120 गुणे 3, तो चलिए यहीं पे हम निकाल लेते हैं, क्या इधर बनाना है। 120 गुणे 3 360, 13 का 52 520, 14 5 70 700, 15 छक्का 90 900 और 16 दूनी 32 320। आपको इसे जोड़ना है और जोड़ के जो भी जितने भी व्यक्तियों की संख्या है ना उनसे भाग करनी है। आपको जो है माध्य ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे 0, 6 2 8 2 10, 5 3 8 7 15, 15 9 24 3 27, 27 है ना, एक 28 हो जाएगा। तो ये 2800 आपका आ जाएगा। 2800 में कितना आपको 4 3 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, आपका ये आ गया। तो आपका 140 आ जाएगा ना। तो 140 ये आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपको एलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है और ये कुछ वैल्यू दे रखा है मान, और ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है। ए क्यूब होता है, बी क्यूब होता है, 3ab होता है, a प्लस बी होता है। बस इसे आप लिख लीजिए। और अगर आप एक और लिखना चाहेंगे a माइनस बी के होल क्यूब, इसे भी यहीं पे लिख लीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, बस माइनस लग जाएगा और कुछ होगा नहीं। बाकी हमें जो है इसे काम है में लेना है अभी ना, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए ये वाला हम जो है वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं पहले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। तो हम क्या करते हैं कि भाई आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे भाई, हमें तो चाहिए P6 और R6 चाहिए, मतलब 6 चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इनका क्यूब करना होगा। अगर हम इनका क्यूब करते हैं, जैसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब आर स्क्वायर का होल क्यूब करते हैं, तो आपको क्या वैल्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे p का पावर 6 हो जाएगा। आप मानिए कि a बराबर पी स्क्वायर है और b बराबर क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको a क्यूब करना है और b क्यूब करेंगे तो 3 दूनी 6, क्यू के पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3a का पी स्क्वायर हो जाएगा, b कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ए नहीं है, बी है। ए प्लस बी हमने लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं फॉर्मूला में ये बी है ना। तो हम क्या करेंगे कि ए की जगह पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है ये भी आर के पावर 6 में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या माना है, इसको पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को यहाँ पे क्या माना है, आर स्क्वायर माना है हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं कि ये जो है हमारा जो है आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना। तो p के पावर 6 क्यू 6 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और यहाँ पे आर के पावर 6। देख रहे हैं कुछ आपको वैल्यू देखने को मिल रहा है जी, बिल्कुल। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आर के पावर 6 है। हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो चलिए हम लाते हैं p के पावर 6 प्लस क्यू के पावर 6, ये वाला r के पावर 6 इधर लाते हैं तो माइनस आर के पावर 6 हो जाएगा। इधर इसको भेज देते हैं माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। तो हमें भाग देना है, इसमें भाग देना है ना। अगर हम इसमें भाग देते हैं, इसमें हम भाग देते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का, तो क्या हमें इसमें भी देना पड़ेगा जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। दोनों तरफ होगी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो आपका जो बचेगा -3 बचेगा। आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। -3 आपका आंसर है, ये हो जाएगा -3। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 76, 151 और 226 से विभाजित कर दे। तो इसे आपको ऑप्शन से जाना होता है ना। आप देखिए कि भाई कौन सा ऐसा हो सकता है। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो 5 इसमें शामिल है, 15 5 75, 5 आपको पता है कि यहाँ पे है, और बाकी यहाँ पे अगर इससे विभाजित करते हैं तो भाई होगा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि अगर इसे 70 से विभाजित करें तो यहाँ पे तो 6 बज रहा है, और इसे 70 दूनी 140 से कर रहे हैं तो वहाँ पे 11 बज रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 5 से चेक कर लेते हैं ना। तो 5 से चेक करेंगे तो उसके जब जो कटती है संख्या उसके यूनिट डिजिट में 5 होता है या तो 0 होता है। तो देख सकते हैं कि ये 5 से जो है एक ज़्यादा है, 5 से एक ज़्यादा है। ये भी देख सकते हैं कि 0 से एक ज़्यादा है, ये सक्सेसफुल देगा। ये 5 से एक ज़्यादा है यानी ये एक सक्सेसफुल देगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। बाकी और कोई वैल्यू होगी नहीं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए 40 डिग्री और कोण बी बराबर 70 डिग्री है तो बहिष्कोण ए का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाते हैं और फिर हम समझाते हैं। देखिए बहिष्कोण बोलते हैं ना, बहिष्कोण बोलते हैं किसको, ये है एक्सटीरियर एंगल। देखिए ए बी सी, बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, और ये जो होता है ना, ये मान के चलिए थीटा है और ये जो है अल्फ़ा है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा। सम ऑफ टू इंटीरियर जो कि अपोजिट साइड है, इनका जो योग होता है ना अल्फ़ा प्लस थीटा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि आपको भाई ये जो है ना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसके अपोजिट कौन है, ये है, ये है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोला इसने। तो यहाँ पे हमने ये लिया और ये लिया, और यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, और सी। ए का बहिष्कोण पूछ रखा है, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 40 है। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 70 है। आपको पहले ना ये निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि 180 डिग्री होता है तीनों कोण का, 7 4 11 हो गया, 110 हो गया, और ये 70 हो जाएगा। तो ये इसके अपोजिट कौन सा है, एक का बहिष्कोण निकालना है आपको। एक का अपोजिट क्या कौन सा है, ये दोनों आपको देखने को मिल रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपका अपोजिट है, तो ये आपका 140 डिग्री आ जाएगा ना। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था, आप नोट कर लीजिए इसे। ये क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुनी थी, तो जो है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए मान के चलिए एक बड़ा व्यक्ति जो है ए है, ये छोटा व्यक्ति भी है, इनके आयु में जो अंतर थी 30 थी। 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 वर्ष पहले जो है क्या बोल रहा है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से, ए मान लेते हैं ये बी है, ए वाला बड़ा है और बी वाला 3 है, 3 गुनी थी, ये एक है तो ये 3 है। तो देखिए कितना भी साल का हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, या कितना भी उम्र हो जाए आपका, अगर दो लोग हैं तो उनका जो अंतर है वो सेम ही चलेगा। तो यहाँ पे तो अंतर दे रखा है कि 2 है, लेकिन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि नहीं है भाई 30 है। तो 30 है तो ये कितना गुना है, 15 गुना है। किसका पूछ रहा है, छोटे व्यक्ति का। छोटे व्यक्ति का 1 गुना जो कि 5 साल पहले था तो 15 हो जाएगा। अगर वर्तमान 5 साल पहले था ना, ये वर्तमान के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका 20 वर्ष हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 20 महिलाएं एक कार्य को जो है 15 दिनों में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को जो है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक महिला का, देखिए 20 वीमेन है, 15 दिन में करती है, 16 पुरुष उसी कार्य को, मतलब उसी कार्य को 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं। तो जो है इनकी इफ़िशियंसी निकालना होगा आपको। 3 5 15, तो ये 15 15 है ना, 15 15 तो डायरेक्ट कट जाएगा, और यहाँ पे काटते हैं तो ये मेन है, 4 चौका 16 5 चौका 20, तो मेन बटा में वीमेन, तो ये वीमेन वाला मेन की तरफ आ जाएगा 5, और ये 4 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि एक आयताकार आंगन जो है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। देखिए आयताकार आंगन दे रखा है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये एक फॉर्मूला पे काम करता है कि आयताकार आंगन का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल। देखिए टाइल जो होता है ना एक वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ही होगा एक तरह से। तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितना है आपका, जो कि देखिए यहाँ पे मीटर में दे रखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो आप सेंटीमीटर में इसे चेंज कर लीजिए। 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 1800 हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसे जोड़ेंगे तो 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसे जो है आप करेंगे 1320 सेंटीमीटर ए स्क्वायर। देखिए ये निकालने के लिए ना आपको इनका जो है HCF निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो 1872 का HCF निकालेंगे आप। तो 4 से काटते हैं, तो यहाँ पे 4 चौके 16, 2 4 छक्के 24, 3 4 बटा 32, 4 से कट जाएगा, फिर से 4 एक बार में जाएगा, 4 7 28, 3 से जाएगा 39 तिया 117, 3 से फिर जाएगा 13 तिया 39। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका आ गया 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर और 13। और एक बार फिर से आपको निकालना पड़ेगा किसका? 1320 का। ये भी 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 4 तिहाई 12 और 1 4 तिहाई 12, 0। 3 से जाएगा 11, इतना हो जाएगा। 2 से जाएगा 55, 5 से जाएगा 11। तो यहाँ पे क्या आया? ये 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया। तो हम इसे सिंपल वैल्यू में जो है तोड़ लेते हैं। तो 2 गुणे 2, एक बार 2 का स्क्वायर हो गया, 2 गुणे 2 और फिर 3 गुणे 3 गुणे 13, है ना। और यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 3 गुणे 5। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन क्या करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 3 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और एक 3 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, बाकी और कुछ चीज़ें कॉमन है नहीं। तो यहाँ पे आपका HCF निकल के आ जाएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 का 24, 24 ही आपका जो है निकल के आ जाएगा। और ये जो है आपका वर्ग की एक भुजा 24 होगी। वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? 24 होगी। अब आपको इससे जो है भाग कर देना है। तो हम ये सभी चीज़ें मिटा लेते हैं पहले। देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग के तार को खोल देगा ना। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो 1872 गुणे 1320 और ये स्क्वायर यानी 24 हमने निकाला, 24 24। तो आप जो है इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगर हम 8 3 का 24, 8 3 का 24, मतलब इसे फैक्टर कर लेते हैं तो 7 दूनो 8 का 9, देख सकते हैं ये 9 से कट जाएगा, 3 का 9, 9 दूनी 18 और 0 हो जाएगा, 9 8 72, ये हो जाएगा। और अगर हम फिर से काटते हैं तो ये 8 से कट जाएगा क्या? 8 से एक बार में 5 और 8 छक 48, 5 ये कट जा रहा है, ये 8 से कट जाएगा क्या? 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 4 8 छक 48। तो 26 और 165 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 165 और 26 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26 5 130 होता है, 13 हासिल आ जाएगा। 26 छक्का 156 होता है और यहाँ पे 169 आ जाएगा, 16 हासिल आ जाएगा। देख सकते हैं कि 90 किस्में यहाँ पे मिल रहा है। बाकी हम कर लेते हैं 26 और 16, कितना हो जाएगा? 42 42 90। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे मार्क करके रख सकते हैं अपने कॉपी में, है ना। बाकी यहाँ पे चलते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का योग जो है 1500 है, मतलब ये दो संख्या है, इसका योग जो है 1500 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, यानी दो संख्या है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? AB हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 16 3 7 9। तो आप देख सकते हैं कि
जो है अगर आप गुना करते हैं तो किस में जो है यूनिट डिजिट 9 आता है, सिंपल सी बात है। और जोड़ेंगे तो कौन सा 1500 बनेगा, तो मुझे लगता है कि सभी 1500 बन ही रहा है जोड़ने पे। तो आप यूनिट डिजिट ही देख लीजिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 13 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे कि ये ए है बी है, तो यही सिचुएशन यहाँ पे लिखा गया, तो 1391 करते हैं ना, तो यही बोल रहे हैं कि दोनों का गुणा किया होगा तभी तो ये आया होगा। तो ये आया होगा, तो हम चलते हैं देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो है 9 है। 17 21 ये होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, और ये नहीं होगा ना। तो सबसे आसान होता है कि हमें 11 से गुना करना आसान होता है, अगर ये नहीं होता है तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 1489 हम 11 से गुना कैसे करते हैं कि अब जो है एक अंक पीछे ले लेंगे, मतलब 1 4 8 9, ये जो है खिसका लेंगे एक बार, है ना। आप ऐसे 11 से गुना कर जोड़ जोड़ देंगे, फिर इसे जोड़ देते हैं, 8 9 17, और 8 4 12, 1 13, 4 1 5 1 6, और ये 16। देख सकते हैं कि यहीं आ गया, और ये जो है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। उस सबसे बड़े स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर के विमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। मैंने इसका कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन किया है। तो देखिए, ये कमरे में अगर आप छड़ रखते हैं तो क्या होगा इसका, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है L² B² H² होता है। तो बस आपको स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना है। 100 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 36 और 64 100 होता है, ये 100 है, 200 हो जाएगा। तो अरे 100 इंटू 2 हो जाएगा, 10 निकल जाएगा, 2 रह जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए, आज का ये सेशन रहा, बताइए कैसा आपको लगा, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के थे। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे, और जो है आप जो है मॉक में अच्छा स्कोर करेंगे और एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, और अगर कमेंट करते हैं तो आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपका डाउट रह गया है इस क्वेश्चन में। तो बाकी चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।